हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। आई होप कि आप अपने आने वाले मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने ऑलरेडी आपके 3 से 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। कुछ रीजंस के कारण मैं आपका लाइव सेशंस नहीं ले पा रहा हूँ। बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी और मुझे भी दिक्कत आ रही थी कुछ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि तब तक जब तक लाइव डिस्कशन स्टार्ट नहीं हो सकते तब तक मैं आप लोगों के लिए जो सेशन है उनको रिकॉर्डर फॉर्म में अपलोड करता रहूं, ताकि बच्चों का सिलेबस ना रुके, बच्चे साथ साथ में तैयारी करते रहें। बस जिस तरह से आप लोग बेटा सपोर्ट कर रहे हो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते चलो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे ही आप लोगों के लिए लाइव सेशंस या रिकॉर्डर फॉर्म आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। आपको पता ही है बेटा, मैं आपको थ्योरी के साथ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक साथ में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कस किया था कि चेंज इन जो इंथैल्पी है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन आया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इससे क्वेश्चंस हर बार आपके मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर केमिस्ट्री में आने ही आने हैं। तो उस पोर्शन को जरूर देख लेना बेटा। जिन्होंने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा उसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो उसको एक बार जरूर गो थ्रू हो जाना, उसको कवर कर लेना। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक आपके थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी हीट कैपेसिटी, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, आपका सीपी क्या होता है, सीवी क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, पॉइजन रेशो क्या है, और इस चीज़ के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है जी, पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना। जो भी चीज़ों में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट करते रहना भाई। इस वीडियो का जो पीडीएफ है बेटा वो मेरे टेलीग्राम चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ में आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आता हूँ, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमें प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन नहीं करवाई जा रही। बेटा मैंने जब भी ये सेशन स्टार्ट किए थे आपके लाइव सेशंस एक विज़न के साथ किए थे कि बच्चों को सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जितना मुझसे पॉसिबल हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करूंगा, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते सेशंस को आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में या जो भी आपके फीस स्ट्रक्चर को, वो मेरे चैनल पे आके बेटा आराम से स्टडी करें। ठीक है बेटा, बस रिक्वेस्ट यही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो बस, और क्या है, ताकि वो बच्चे भी पढ़ लें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक आपका हीट कैपेसिटी। बेटा देखो बेटा, आपको पता है हीट कैपेसिटी, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, कैपेसिटी ऑफ हीट, किसी भी सब्सटेंस का कितना उसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है या कितनी हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है, रिलीज कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है। तो अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बात करूं बेटा, जो हीट कैपेसिटी है किसी भी सिस्टम की, कैसे डिफाइन किया जाता है उसको साथ में जरूर लिख लेना बेटा। दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of the system, required to raise the temperature of the system by 1 डिग्री सेल्सियस, by 1 यूनिट। सिंपली आप 1 यूनिट लिख सकते हो, चाहे 1 आप केल्विन से बढ़ाओ चाहे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ। कि अगर देखो आप सिस्टम को हीट कर रहे हो तो हीट करने से ऑब्वियस सी बात है उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो जस्ट आपको T से T+1 में जाना है, तो T से T+1 जाने के लिए, टेम्परेचर T से T+1 जाने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आपको कितनी एनर्जी जो आपकी है, आपकी हीट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, उसी को हम बेटा बोलते हैं आपकी हीट कैपेसिटी। उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपकी हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को बेटा अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूं तो इसको हम लिखते हैं सिंबल C के साथ। वो किसके इक्वल आता है,
कि हीट का कितना चेंज हुआ, मैंने पहले भी बताया था बेटा, हीट आपका एक पाथ फंक्शन है और पाथ फंक्शन के लिए आप डेल्टा सिंबल, जो चेंज है उसके लिए आप डेल्टा सिंबल को यूज करते हो, आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल को यूज नहीं करते। तो चेंज इन कितनी अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट हुआ और टेम्परेचर का कितना चेंज हुआ, सिंपली आप ये लिख सकते हो, और समटाइम्स इसको Q बाई T2 माइनस T1 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है आपके हीट कैपेसिटी की भाई, कि आपका एक यूनिट चेंज करने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं आपकी हीट कैपेसिटी। बेटा जब भी किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी हो ना, तो आप इस पॉइंट का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर को ऑलवेज 1 कर दो, डिनोमिनेटर को 1 कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाएगा तो आपका जो C है वो किसके इक्वल आ गया, आपके हीट के इक्वल आ गया, Q के इक्वल आ गया। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि हीट कैपेसिटी is the heat required to raise the temperature by 1 unit of temperature। तो ये आपका आ गया भाई आपका हीट कैपेसिटी। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसका ही एक जुड़वा आगे भाई हम बोल सकते हैं ट्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा आप सभी का ये होमवर्क आप लोगों को कमेंट सेशन में, ये यूट्यूब का जो रिकॉर्डेड फॉर्म होगा इसमें अपलोड हो जाएगा आपका, उसमें कमेंट सेशन में आपको ये बताना है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा मैं आपके हर वीडियो में बेटा कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर देता हूँ, ताकि बच्चों का साथ साथ में जो मैंने पिछला उनको कवर करवाया है वो साथ साथ में रिवाइज जरूर होता चले। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, विदाउट रिवीजन आप चाहे आगे जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप पिछली चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या, देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या, आपने कोई चीज़ फिक्स कर दी। अब देखो जिस भी चीज़ को आप हीट कर रहे थे उसका आपने जो मास है ना उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया, वो मास कितना लेना है आपने 1 ग्राम लेना है। तो इसमें देखो सारी डेफिनेशन सेम ही आएगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature, to raise temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance by 1 unit, by 1 यूनिट। मतलब अब आपने क्या किया, यहाँ पे मास की जो वैल्यू है, मास का जो अमाउंट है भाई, उसको आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम लिखते कैसे हैं, या तो C डैश से लिख लो बेटा, सिंबल एट द एंड, ये सिंबल ही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बन जाएगी बेटा, आपकी जो आपकी आप हीट कैपेसिटी लिखी डिवाइडेड बाय m। m का मतलब क्या हो गया, जो आपने मास लिया, जो भी आपने सब्सटेंस लिया उसका मास। तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि जब भी आपको डेफिनेशन को डिफाइन करना है किसी भी सब्सटेंस को, डिनोमिनेटर को 1 ले लो, तो मास को हमने क्या ले लिया आपका 1 ग्राम। तो दैट इज इक्वल टू योर हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट जो बेटा थर्ड टर्म आती है, तीनों का रिलेशन बताता हूँ बाद में, पहले समझ लो चीजों को अच्छे से। तीसरी टर्म आती है बेटा आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा जहां पे मोलर वर्ड आ जाए, ठीक है, मोलर वर्ड आ जाए तो समझ लेना मोलर का मतलब क्या हो गया, पर मोल, एक मोल का। तो हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल, हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल, सिंपल सी बात है भाई, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपके 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करोगे, इसको हम लिखते हैं Cm के साथ, मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज द हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में कितने लोगे आप, 1 लोगे, डिनोमिनेटर में कितने लोगे आप, 1 लोगे। तो बेटा बात एक ही है, बस वहां पे मैंने मास को स्पेसिफाई कर दिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स को स्पेसिफाई कर दिया तो आपका क्या आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा अगर मैं बात करूं इनकी यूनिट्स की, तो यूनिट्स बता सकते हो बेटा, हीट की यूनिट क्या होती है आपकी जनरली जूल, और टेम्परेचर की है केल्विन। तो इनकी यूनिट क्या आ गई आपकी, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। अगर मैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें क्या आ गया आपका, ग्राम आ गया, मास आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन पर ग्राम आ जाएगा साथ में, क्योंकि मास आपका क्या है, डिनोमिनेटर में है। और इसी तरह बेटा अगर मैं बात करूं आपकी मोलर हीट कैपेसिटी की, तो ये क्या आ जाएगा, जूल
पर केल्विन पर मोल। बेटा यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो यूनिट्स को आपको अच्छे से समझना है और साथ में लिखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूमेरिकल में, फिजिकल के न्यूमेरिकल में यूनिट्स को साथ में लेके ज़रूर चलना। जब तक आप यूनिट्स को साथ में लेके नहीं चलोगे, न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे और उनमें गलतियां ही गलतियां करोगे, ये पक्का है। उनमें गलतियां होने के जो चांसेस है ना बेटा, वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, वो आपके बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को बस आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ से देखिए बेटा, ध्यान से समझना, जो मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा, तो देखो सी डैश जिसको मैंने लिखा वो आपका क्या था, Q बाई एम T2 माइनस T1। और समटाइम्स बेटा इसको ना इस तरह से भी लिख देते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करके, कि Q किसके इक्वल आ गया, दैट इज एम सी डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे जो देखो C है, C डैश लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो C है दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कभी कभार ना ये फॉर्मूला भी आपको कभी कभार बुक्स में देखने को मिल सकता है बेटा। देखो चीजें वही रहती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का जो वे है बेटा वो चेंज होता रहता है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो बेटा, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि बेटा कमेंट सेशन में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो, तभी मुझे पता चलेगा कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे। अगर सब कुछ क्लियर है बेटा बहुत अच्छी बात है, तब भी अपना फीडबैक दो कि सर जो आपने पढ़ाया वो हमें अच्छे से समझ में आ गया। आप आगे नेक्स्ट टॉपिक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को अच्छे पिछले टॉपिक अच्छे से आते हैं, तो हम इजिली आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पॉइंट को बेटा आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इस पॉइंट को समझाऊं, जो मैंने अभी तीनों चीजें बताई, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके माइंड में ना ये जो चीज है उसका क्लैरिटी बन जाए बेटा। लेट्स सपोज कि अभी आपके पास ना एक एल्यूमिनियम का मेटल था, लेट्स सपोज कि आपके पास एल्यूमिनियम का मेटल था, उसका 3 ग्राम आपके पास था, और 3 ग्राम के लिए आपको ना 3 ग्राम के लिए बेटा आपको 5.4 जूल की 5.4 जूल की हीट की रिक्वायर्ड थी, ताकि आप उसका जो टेम्परेचर है बेटा वो 298 केल्विन से कितना कर दो, 300 केल्विन कर दो। मतलब आपको अगर 2 यूनिट इंक्रीज करना है तो आपको हीट कितनी की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे 5.4 जूल की रिक्वायरमेंट थी, और ये किसके लिए था, आपके 3 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल के लिए था। तो अगर मैं सिंपली आपको पूछूं बेटा हीट कैपेसिटी C, तो मेरी हीट कैपेसिटी क्या होती है, कितनी हीट थी डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितने का चेंज हुआ, आपके 2 केल्विन का। तो वहां पे मेरी हीट कैपेसिटी कितनी आएगी बेटा, 5.2 और 5.4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी बनेगी बेटा, 2.7 जूल पर केल्विन। अगर मैं पूछूं बेटा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बेटा यहाँ पे मास भी तो आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C बाई एन। तो C कितना निकाला भी आपने, दैट इज 2.7 जूल पर केल्विन, और मास कितना था बेटा आपका, दैट इज 3 ग्राम। तो आंसर कितना आएगा आपका, 0.9 जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो पर ग्राम के लिए अगर आपको 1 यूनिट से इंक्रीज करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, 0.9 देनी पड़ेगी। और अगर मैंने पूछ लिया भाई आपका मोलर हीट कैपेसिटी, आपका मोलर हीट कैपेसिटी कितना आएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है भाई आपका 27, तो मोल्स कितने आ गए 1/9। तो ये किसके इक्वल आएगा, C बाई एन। तो C की वैल्यू कितनी थी भाई, 2.7 जूल पर केल्विन, और n की वैल्यू क्या है आपकी 1/9 मोल, 1/9 मोल। तो मल्टीप्लाई कर देना बेटा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा आपका 24.3 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा एक चीज बताना, जूल पर केल्विन पर मोल और किस किस के यूनिट होते हैं ये आपको कमेंट सेशन में बताने हैं। ये और किसके यूनिट होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने बेटा। जरूर जो भी होमवर्क देता हूँ बेटा जरूर किया करो, वहीं से मुझे पता चलता है कि बच्चे कितने बच्चे एक्टिवली रिकॉर्डेड सेशंस को सुन रहे हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए। बेटा देखो अगर टाइम पास कर ले तो बेटा मेरे चैनल से वीडियो को मत देखो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, हार्डवर्क से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चों को एक एक चीज वहां पे क्लियर हो। और बेटा अपना फीडबैक जरूर दिया करो। बेटा देखो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ थोड़ी ना मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा के, हमें तो बस एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है,
हमें भी एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो वहाँ पे एक जो व्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, आपका फीडबैक पढ़ के हमें अच्छा लगता है, वो हमारे लिए एक एप्रिसिएशन ही है बेटा। वो करोगे हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर बेटा आप बंद कर दोगे उस चीज़ को तो डेफिनेटली बेटा अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर हम भी बंद कर देंगे बेटा सेशंस को, है ना। तो ये मत करना, बस वीडियो को सपोर्ट जरूर कर दिया करो, मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है बेटा आप पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा, आपकी टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज बेटा मैंने पहले भी बताया, क्योंकि कुछ कारण के वजह से मैं अभी लाइव सेशंस नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों का लॉस हो, इसी वजह से रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो भी बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उनका लॉस ना हो, ठीक है। आप साथ साथ में रिकॉर्डेड सेशन सुनते रहो। जब मेरा टाइम मुझे ठीक लगेगा, सूटेबल हो जाएगा, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए लाइव सेशंस फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेटा रिकॉर्डेड सेशन सुनते रहो और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी बेटा, जिसमें बेसिकली जो देखना है, एक एक करके बताता हूँ। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा हमने किया था हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल था? यस, कमेंट में बताना है। यस, वेरी गुड। वो किसके इक्वल आया था आपके? दैट कम्स आउट टू बी योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके इक्वल आया था आपके? किसके इक्वल आया था आपके? चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल आया था। बट यहाँ पे हम बात करें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम उसको लिखते हैं CV। जो V है बेटा सबस्क्रिप्ट में, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो सेकंड है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपके सिंबल CP के साथ। बेटा दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको अच्छे से समझना, नोट डाउन जरूर करते रहना। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखो बेटा अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, किनके इक्वल होते हैं, ये समझ लेते हैं। आपने देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बेटा जो आपका चेंज था, स्मॉल चेंज इन हीट, वो किसके इक्वल आया था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस PdV। तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके पहले ही लिख लिया है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को, ठीक है, टाइम के साथ क्या कर दूं, थोड़ा सा टाइम के साथ क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, कीपिंग आपका जो मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसको टाइम के साथ थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे यहाँ पे देखो बनेगा क्या, ध्यान से समझना। सो dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। तो अगर मेरा बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा मेरा? 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? 0। तो ये तो टर्म चली गई ऑलरेडी, तो ये तो 0 बन गई। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा देखो हीट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और ये कब है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम को, तो इसको हम लिख देते हैं CV। तो CV किसके इक्वल आ गया बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान से बेटा समझना है, चीजों को अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करना जरूर सीख लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको अभी दिमाग में रखना है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है कि जो आपकी हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके इक्वल आती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो मैंने इसको याद कैसे रखा हुआ है, यहाँ पे V है, यहाँ पे U, अल्फाबेटिकली U और V पास पास में आते हैं ना, तो मैंने इस अकॉर्डिंग इसको याद रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं बेटा, वही एक्सप्रेशन मैं फिर से लिख रहा हूं, बट अभी मैं उसको लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ योर कांस्टेंट प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ योर कांस्टेंट प्रेशर अगर मैं लिखूं तो मेरी, अगर इस चीज को मैं डिराइव करूं, डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर,
बेटा चाहे तो मैं सीधा भी लिखवा सकता था फॉर्मूला आप लोगों को, बट मुझे ये था कि चलो एक बार आपको बता दूं, कभी कभार एग्जाम में ना हम भूल जाते हैं चीज़ों को, तो वहां पे अगर आप भूल भी गए बाई चांस तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो पी तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे आप v का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है। आप लोगों को मैंने इंथैल्पी बताया था, तो इंथैल्पी क्या थी जल्दी से सभी लोग कमेंट में बता दीजिए। यस, तो इंथैल्पी किसके इक्वल आई थी, एच किसके इक्वल आया था आपका, U प्लस पी dV। तो अगर मैं चेंज की बात करूं तो मैं यहाँ पे DH लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, तो मेरे पास देखो ये चीज़ बनेगी, ये मेरे पास ये चीज़ बनेगी, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है तो ये बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी। अब देखो बेटा इसको मान लीजिए A, मान लीजिए लेट दिस बी B। तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए A और B को, एक तरफ आप खुद कंपेयर करके देखिए, मेरे बताने से पहले एक बार आप एनालाइज कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको समझनी आसान हो जाए। तो देखो A और B को देखोगे तो इनका जो राइट हैंड साइड पार्ट है, जो इनका राइट हैंड साइड पार्ट है आप देख सकते हो जो राइट हैंड साइड पार्ट है दोनों का सेम है। तो अगर राइट पार्ट सेम है तो फ्रॉम A एंड B ऑन कंपैरिजन ऑफ A एंड B, तो आप ये बता सकते हो अगर राइट पार्ट सेम है तो लेफ्ट पार्ट भी तो सेम होगा भाई। तो जो आपका हीट कैपेसिटी है आपका, देखो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विद चेंज इन द टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका Cp है वो किसके इक्वल आएगा, आपका चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस पॉइंट को बेटा आप ध्यान में रखना, ये आपके दो फॉर्मूले आगे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। Cp किसके इक्वल है, Cv किसके इक्वल है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसको ध्यान से आप समझ लो, अच्छे से नोट कर लो, कहीं पे भी कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा। उसके बाद बेटा देखो है इनका रिलेशन क्या है, Cp और Cv का आपस में रिलेशन क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इनमें रिलेशन क्या है, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या आएगा ये हम समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इनका रिलेशन आपस में समझना। जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, थोड़ा सा यहाँ पे ना जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, मैंने जैसे पहले भी बताया बेटा आई एम ऑल्सो अ वर्किंग पर्सन है ना, तो जहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बहुत रहता है। इसी वजह से बेटा मैं आपको ना यहाँ पे लाइव सेशंस देने में थोड़ा सा मुझे वो लगता है, क्योंकि फिर आप भी लाइव सेशन में बैठो, मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो आई होप कि आप ये प्रॉब्लम को मेरा समझ रहे हो, है ना। इसीलिए मैं सोच रहा था तब तक के लिए आप लोगों के लिए ना रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर दूँ। कल का जो वीडियो डाला था वो इसी वजह से थोड़ा सा उनमें टाइम लैग आ रहा है, जो रिटर्न पार्ट और वॉइस में नेटवर्क का इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है बेटा, चलो कोई बात नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं बेटा आगे की Cp और Cv में रिलेशन क्या है बेटा, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखो Cp, ध्यान रखना रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली तो आपको रिलेशन ही ध्यान में रखना है। Cp माइनस Cv ये मैं लेके चल रहा हूँ। Cp किसके इक्वल है बेटा, आपका डेल्टा H अपॉन डेल्टा P बेटा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, माइनस Cv किसके इक्वल है बेटा, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अपॉन dt अपॉन विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपका है बेटा, ठीक है, ये हमने अभी तक देखा, जो हमने अभी तक पढ़ा बेटा मैं उसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से समझना, हमने क्या पढ़ा हुआ है, आपका जो H है, जो आपका क्या है H, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर ज्यादा रहें आपकी। आपका H किसके इक्वल था, आपका U प्लस PV के। तो अगर मैं बेटा 1 मोल की बात करूं आइडियल गैस की, तो PV किसके इक्वल होता है, nRT। n की वैल्यू मैं क्या लेके चल रहा हूं, यहाँ पे 1 लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि PV किसके इक्वल आएगा, RT के। PV किसके इक्वल आएगा, आपके RT के इक्वल आएगा। अब पूरी इक्वेशन को ना बेटा आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या आएगा, DH
with respect to dt is equals to du with respect to dt। देखो r आपका कांस्टेंट है और t को अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो 1 ही आएगा। तो यहां से बेटा आपका क्या आ गया, dh अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dt प्लस r। तो आपके पास बेटा देखो dh की ये वैल्यू आ गई, तो आप dh की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएगी, du बाई du बाई dt प्लस r माइनस du बाई dt। देखो du बाई dt से ये कैंसिल, तो आपका किसके इक्वल आ गया, आपके r के इक्वल। तो आपका बेटा देखो जो आपस में रिलेशन है ना Cp माइनस Cv, वो किसके इक्वल है, आपके r के इक्वल फॉर 1 मोल। ध्यान रखना ये कब है, आपके फॉर 1 मोल सब्सटेंस के लिए है। जब आपने सिस्टम का जो सब्सटेंस का मोल लिया वो आपका 1 मोल है। कितना है आपका, 1 मोल। एक बार बेटा 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आप इसको ध्यान से समझ लो, चीजों को माइंड में बिठा लो। Cp किसके इक्वल आया आपका बेटा, dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv किसके इक्वल आया आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोनों में रिलेशन क्या था, Cp और Cv में, तो मैंने क्या किया, दोनों का माइनस कर दिया और एंड रिजल्ट मेरे पास क्या निकल के आया बेटा, मेरा Cp माइनस Cv किसके इक्वल है, आपके R, दैट इज योर गैस कांस्टेंट। बेटा R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है। और देखो यहां से देखो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल बेटा। दैट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन आपकी 0 से तो बड़ी है ना, आप ये समझ सकते हो। और अगर 0 से बड़ी है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका Cp माइनस Cv है बेटा दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हम सिंपली ये लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना कि जो आपकी Cp माइनस Cv है, Cp माइनस Cv दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो आपकी हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे वो आपकी बड़ी होती है, दैट इज हैज अ ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा जो हमने ये रिलेशन लिखा वो 1 मोल के लिए था, है ना। अगर आपको n मोल के लिए आ जाए, 4n मोल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, 4n मोल के लिए आ जाए तो रिलेशन क्या आएगा, Cp इक्वल टू Cv माइनस nr, माइनस nr, सॉरी नॉट माइनस, दैट इज द प्लस nr। और लिख सकते हो Cp माइनस Cv इक्वल टू nr, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर n मोल। अगर आपका n मोल के सब्सटेंसेस हैं तो उनके लिए जो एक्सप्रेशन रहेगा बेटा वो आपका ये आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आते हैं आपके डिग्री ऑफ रैंडमनेस और उसके साथ आते हैं बेटा पॉइजन रेशो। बेटा डिग्री ऑफ रैंडमनेस है ना, आप Cp Cv की टर्म्स में आप बता सकते हो कि जो आपकी गैस होगी, जो सिस्टम होगा वो आपका मोनोटॉमिक है, वो आपका डायाटॉमिक है, आपका ट्रायाटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है बेटा। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा अगर मान लीजिए आपका एक सिस्टम है तो उसके पास 3 एक्सिस हैं घूमने के लिए, या तो एक्स पे घूम ले जाके, या वाई पे घूम ले, या जेड पे घूम ले। तो एक पार्टिकल के लिए उसके पास फ्रीडम कितनी है, 3, या तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर ले, या वाई की तरफ, या जेड की तरफ। तो अगर आपके पास टोटल n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी आपकी, 3n। तो 3n विल बी द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी पार्टिकल्स, 3n will be the total degree of freedom for your particles। क्लियर हो गया पॉइंट। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी आपकी, 3n। अब देखो बेटा जो आपका पार्टिकल है वो 3 तरह के मोशंस को एग्जिबिट कर सकता है। पहला है बेटा आपका ट्रांसलेशनल, दूसरा है बेटा आपका रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, दूसरा है रोटेशनल, और तीसरा है बेटा आपका वाइब्रेशनल। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब देखो मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होते हैं, या तो आपके लीनियर हो सकते हैं या आपके क्या हो सकते हैं, नॉन लीनियर हो सकते हैं। तो पहले मैं बात कर देता हूँ आपके लीनियर मॉलिक्यूल्स की, फिर आपके नॉन लीनियर की। पेपर में अब आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर। बेटा देखो
चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर, ट्रांसलेशन मोशन तो उसके 3 ही रहते हैं, या तो एक्स में जा सकता है या वाई में या जेड। बट अगर मैं बात करूं बेटा आपके रोटेशनल की, तो लीनियर के केस में सिर्फ 2 ही रोटेशनल पॉसिबल होते हैं आपके, बट नॉन लीनियर के केस में आपके 3 होते हैं। बेटा ये कैसे होते हैं ये देखो, अब मैं समझा तो सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपका ना सिलेबस से आउट ऑफ द चीज चली जाएगी, क्योंकि आपको इतना समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके कौन से प्रैक्टिकल पेपर है कि वहां पे आपको जाके लिखना है। ठीक है, तो ये अभी के लिए माइंड में रखो, है ना। यहाँ पे समझाने लगूंगा तो बेटा वो आपके 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो जितना पॉइंट टू पॉइंट हमें दिमाग में रखना है, जो चीज समझाने वाली है मैं वो समझा भी देता हूँ, है ना। तो देखो वाइब्रेशनल कितने होंगे बेटा, देखो टोटल कितने थे 3n, तो 3n आप अगर आप टोटल में से ट्रांसलेशनल रोटेशनल माइनस कर दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे वाइब्रेशनल। तो 3 + 2 कितने हो गए 5, तो आप टोटल में से 5 माइनस कर दो, उतने के आ जाएंगे वाइब्रेशनल आ जाएंगे। तो आपके लीनियर के केस में वाइब्रेशनल मोशंस कितने पॉसिबल है 3n - 5, और आपके नॉन लीनियर के केस में कितने पॉसिबल है आपके 3n - 6, क्योंकि 3 + 3 कितने होते हैं आपके नॉन लीनियर में 6। तो इसी वजह से वाइब्रेशनल कितने पॉसिबल होंगे आपके 3n - 6। अब देखो कैसे आप कैलकुलेट करते हो आप लीनियर या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए Cp और Cv की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझना, चीज़ें समझने वाली ज़्यादा हैं, अब इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहले बेटा Cv, अगर मैं Cv की बात करूँ तो Cv देखो आपका कोई भी मॉलिक्यूल है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एग्जिबिट करता है। तो बेटा अगर ट्रांसलेशनल की बात करूं तो हर एक मॉलिक्यूल एक जो है ट्रांसलेशन वो आपका हाफ RT कंट्रीब्यूट करता है, और आपका एक रोटेशन जो आपका मॉलिक्यूल का होता है वो भी हाफ RT कंट्रीब्यूट करता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 0 रहता है। आई रिपीट अगेन, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इसका कंट्रीब्यूशन 0 रहता है। किस पे रहता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। तो जब भी हम इन मॉलिक्यूल के लिए Cp या Cv की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन कितना मान के चलते हैं हम आपका 0 मान के चलते हैं। तो बेटा अगर मैं एक बात के लिए बात करता हूं, पहले मैं डिस्कस करवा देता हूं आपको मोनोटॉमिक के लिए। तो बेटा मोनो अटोमिक मतलब सिंगल एटम, मोनोटॉमिक का मतलब है जैसे हीलियम मान लिया सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम के लिए बेटा सिर्फ ये ट्रांसलेशन मोशन ही तो कर सकता है ना, या तो एक्स एक्सिस में जा सकता है या वाई में जा सकता है या एक्स एक्सिस में जा सकता है, एक्स वाई या जेड। तो मोनोटॉमिक के लिए आपकी एन की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, एन की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1 है। एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 1 आएगी। जस्ट वेट बेटा, लाइट फिर से चली गई और नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। जस्ट वेट टू कनेक्ट इट अगेन, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, तो बेटा मोनोटॉमिक के केस में आपका n की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर n 1 है तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 3, और वो तीनों के तीनों क्या होंगे आपके ट्रांसलेशनल होंगे। और एक ट्रांसलेशन मोशन कितना कंट्रीब्यूट करता है आपका हाफ RT। तो Cv की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/2 RT, 3/2 RT फॉर मोनो अटोमिक गैस के लिए, ये ध्यान में रखना। आई रिपीट अगेन, मोनोटॉमिक है n की वैल्यू 1 आएगी, n की वैल्यू 1 है तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने होंगे 3 होंगे सिर्फ, और 3 का मतलब तीनों ट्रांसलेशन ही आएंगे, ठीक है जी। और एक ट्रांसलेशन जो मोशन है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है आपका हाफ RT, तो 3 कितने करेंगे 3/2 RT। Cp क्या होता है अभी अभी मैंने बताया आपका Cv प्लस R, तो Cv की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3/2 RT प्लस R कितना बन गया आपका बेटा 5/2 RT, 5/2 RT। तो देखो इसमें अगर मैं देखूं Cp की वैल्यू आ गई 5/2 RT, Cv की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 RT। ठीक है बेटा, एक आपकी टर्म होती है पॉइजन रेशो। क्या टर्म होती है आपकी पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो ध्यान से समझना, जिसको हम बेटा आपका लिखते हैं गामा से। पॉइजन्स रेशो यही आपकी बताती है कि अगर आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि आपकी जो गैस है वो मोनोटॉमिक है
या आपकी डायाटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है, तो पॉइजन्स रेशो क्या होती है Cp बाई Cv। Cp की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 5/2 RT। Cv की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 3/2 RT। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 5/3। तो 5/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है 1.67। तो अगर आपको गामा की वैल्यू 1.67 गिवन है तो बेटा समझ लेना जो आपकी गैस है वो क्या है आपकी मोनोएटॉमिक है। तो ये क्या है आपकी मोनोटॉमिक। तो गामा ऑफ मोनोटॉमिक गैस कितना आएगा आपका भाई 1.67। 1.67। तो इसको ध्यान से समझ लो, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये तो मैंने बताया बेटा मोनोटॉमिक के लिए। अगर बात करें आपके डायाटॉमिक के लिए, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो डायाटॉमिक में बेटा n कितना होगा 2। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी आपकी 6। तो जो 6 है बेटा उसमें से 3 क्या होंगी आपकी ट्रांसलेशन होंगी। अगर मैं लीनियर, क्योंकि डायाटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा ऑलवेज लीनियर ही रहेगा, ये चीज तो श्योर है ना। और उसमें रोटेशनल कितनी होंगी आपकी 1। तो वाइब्रेशनल कितनी बची आपकी 8। वाइब्रेशनल कितनी बची आपकी 8। तो वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन तो हम लेते नहीं है, तो हम कंट्रीब्यूशन किसका कंसीडर करते हैं ट्रांसलेशन का। तो वो कितना आएगा बेटा आपका 3 इंटू हाफ RT। और आपके रोटेशनल का कितना आएगा 2 इंटू हाफ RT। तो दोनों को ऐड कर दो बेटा। जब दोनों को ऐड करोगे ये किसकी वैल्यू देंगे आपके CV की वैल्यू देंगे। तो CV की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो कितनी आ रही है भाई। CV की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 5/2 RT। 5/2 RT। CP क्या होता है भाई, CP किसके इक्वल है CV प्लस R। तो R ऐड कर दो, 5/2 प्लस R करोगे तो ये बनेगा बेटा आपका 7/2 RT। 7/2 RT। तो आपके CP की वैल्यू आ गई, आपके CV की वैल्यू आ गई। तो आपके डायाटॉमिक के लिए पॉइजन्स रेशो की वैल्यू क्या आएगी डायाटॉमिक के केस में Cp बाई CV दैट इज Cp by CV that is 7/2 RT डिवाइडेड बाय 5/2 RT। तो यहां से बेटा देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 7/5। 7/5 का मतलब कितना बनेगा 1.4। 1.4। तो इसका मतलब अगर आपको गामा की वैल्यू बेटा 1.4 गिवन है तो आप ये समझ लेना बेटा कि वो आपके डायाटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, चाहे वो O2 है, चाहे N2 है, चाहे H2 है, चाहे Cl2 है। तो वो आपके डायाटॉमिक गैस के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी। तो गामा, गामा इज योर पॉइजन्स रेशो किसके इक्वल होती है आपके Cp बाय CV। Cp बाय CV। Cp कैलकुलेट करना सिखा दिया है मैंने आपको, CV कैलकुलेट करना सिखा दिया है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट बेटा। अगर देखो अब बात करता हूँ ट्राइएटॉमिक की, तो ट्राइएटॉमिक के केस में बेटा दो केसेस पॉसिबल हैं, एक आपका है लीनियर और दूसरा है आपका नॉन लीनियर। तो जनरली बेटा अगर आपको पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं है ना तो आप नॉन लीनियर मान के चलोगे, क्योंकि 3 एटम बहुत रेयर ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे लीनियर होंगे। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है 3 एटम है, ये लीनियर है। ठीक है, बट नॉर्मली जितने भी होते हैं सारे नॉन लीनियर कैटेगरी में ही आते हैं। तो मैं एक बार इसकी आपको करवा देता हूं। आप लीनियर की होमवर्क है, आपको लीनियर का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है Cp की वैल्यू, Cv की वैल्यू और पॉइजन्स रेशो क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं आपके नॉन लीनियर के केस में, नॉन लीनियर के केस में बेटा तो n की वैल्यू कितनी है टोटल 3। तो अगर n की वैल्यू टोटल 3 है बेटा तो इसके लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने आएंगे आपके बेटा 9। तो आउट ऑफ 9 बेटा 3 ट्रांसलेशनल हैं आपके। नॉन लीनियर के केस में आपके 3 रोटेशनल हैं और 3 ही क्या है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते तो किसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर करोगे आप, सिर्फ अपने ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन आप कंसीडर यहाँ पे करोगे। तो इसमें कंसीडर कर लो भाई। तो CV की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा आपकी 3 इंटू हाफ RT प्लस 3 इंटू हाफ RT। तो इस केस में बेटा कितना बनेगा 3/2। 3/2 कितना आ जाएगा आपका 3 RT। और अगर CV की बात करूं बेटा वो कितना आएगा आपका CV
प्लस आर, तो बेटा ऐड कर दोगे कितना बनेगा आपका 4RT। तो इस केस में बेटा जो आपका गामा है दैट इज Cp बाई Cv, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 4/3 दैट इज 1.33। तो अगर आपके बेटा गामा की वैल्यू 1.33 आ रही है तो आप ये समझ लेना वो आपका नॉन आपका लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक आपकी गैस के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। आई होप कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे ना एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूँ और एक दो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ ताकि आपको चीजें साथ में क्लियर भी हो जाए। ठीक है, एक दो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बेटा है 1। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको गिवन है कैलकुलेट द एनर्जी। जितना भी बेटा मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बेस पे मैं सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू raise the temperature of 10 gram of iron 10 gram of iron from 25 degree Celsius to 500 degree Celsius if आपको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा मैं सी डैश से लिख रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 0.54 जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये आपको गिवन है। ठीक है जी, आपको एनर्जी बतानी है कितनी आएगी। बेटा देखो मैंने एक ही फॉर्मूला भी बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, और उसका जो दूसरा वे था वो क्या था आपका Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो M की वैल्यू कितनी है भैया आपकी 10 ग्राम। ठीक है जी, C की वैल्यू कितनी है 0.54 जूल पर केल्विन पर ग्राम। बेटा मैं यूनिट्स को इसलिए साथ में लेके चलता हूँ ताकि चीजों को आपको पता चले। और बेटा टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आएगा आप करके देख लेना। आपका जो टेम्परेचर का जब केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो आपका 475 केल्विन ही आएगा। अब देखो यूनिट को कैंसिल करता हूँ, देखो केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, ग्राम से पर ग्राम कैंसिल, तो जो भी आंसर आएगा बेटा वो किस में आएगा, सिर्फ आपके जूल में। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा बेटा 2137.5 जूल। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 2137.5 जूल। इसीलिए बार बार बोलता हूँ बेटा कि जब भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो, तो यूनिट्स को साथ में लेके जरूर चलना। यूनिट्स ही आधा क्वेश्चन तो यूनिट्स ही हमें सही करवा देते हैं। जब तक आप यूनिट्स को सही से नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस को गलत ही करोगे। तो मेरी तो बेटा यही ही रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप अपने माइंड में ये चीज बिठा लीजिए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूनिट्स को साथ में लेके चलना है। यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करनी है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, वो मैंने आपको अपने फर्स्ट लाइव सेशन फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कवर करवाया हुआ है। तो वहां पे जाके आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार यही चीज बोलता रहता हूँ बेटा आप लोगों को, जहाँ पे भी दिक्कत आए मुझे यहाँ पे पूछ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा। कि आपके पास है 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। एक कोई भी अननोन गैस है बेटा आपके पास, 5.6 डेसीमीटर क्यूब है, अननोन गैस है आपके पास बेटा एसटीपी। कहाँ पे है आपकी एसटीपी पे। उसको रिक्वायर्स कितनी एनर्जी चाहिए बेटा आपकी 52.25 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। इतनी हीट आपकी उसको रिक्वायर्ड है। हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज its temperature by 10 degree Celsius at constant volume बेटा अगर ये सब गिवन है तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट CV, तो हमें CV कहीं ना कहीं निकालना है। तो कैलकुलेट CV CP एंड एटॉमिसिटी ऑफ द गैस की जो अननोन गैस है उसकी एटॉमिसिटी क्या है, मोनोटॉमिक है,
डायाटॉमिक है, ट्रायाटॉमिक है, क्या है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। जो गिवन है सबसे पहले वो समझते हैं बेटा। एसटीपी पे बात की गई है, तो एसटीपी पे आपको पता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो 22.4 लीटर का मतलब 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 22.4 लीटर पे 22.4 आपका लीटर में 1 मोल गैस होती है, तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब में बेटा कितनी होगी आपका 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया आपका 0.25 मोल्स आपकी वहां पे अननोन गैस है। तो आपके पास मोल्स पता चल गए कि आपके पास 0.25 मोल्स है। तो बेटा देखो 10 डिग्री राइज करने के लिए टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज करने के लिए टेम्परेचर 0.25 मोल के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए वहां पे 52.25 जूल। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी आपको 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज करने के लिए, और आपकी क्वांटिटी कितनी थी 0.25 मोल। तो अगर मैं बोलूं कि आपको 1 डिग्री का चेंज लाना है 1 मोल में, ताकि हम मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकें, तो उसके लिए आपकी वैल्यू कितनी आएगी 52.25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.25। तो इतने अमाउंट की आपकी जो एनर्जी है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो आएगा 20.9 जूल। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होगी आपके 1 मोल सब्सटेंस के लिए, अगर आप चाहते हो कि उसका जो टेम्परेचर है आप 1 यूनिट से इंक्रीज कर दो। कितने यूनिट से आप इंक्रीज कर दो 1 यूनिट से इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो ये बेटा जो आपने अभी चीज लिखी ये क्या बन गई आपकी 1 डिग्री राइज के लिए 1 मोल के लिए है। तो इसी को तो कितनी हीट चाहिए, इसी को तो हम क्या बोलते हैं आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वो वॉल्यूम की टर्म्स में है, कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म्स में। तो इसको ये लिख सकता हूँ 20.9 जूल पर केल्विन पर मोल। बेटा पर केल्विन पर मोल का मतलब ही ये होता है कि आपके 1 यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 मोल सब्सटेंस के लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी 20.9 जूल। कितनी की रिक्वायरमेंट थी आपकी 20.9 जूल की रिक्वायरमेंट थी। तो अब देखो सी वी कैलकुलेट हो गया, सी पी किसके इक्वल होता है आपका सी वी प्लस आर। तो देखो आर की यूनिट क्या होती है अगेन दैट, देखो मैंने पहले बोला ना यूनिट को ध्यान में रखना, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक ऐड ही नहीं कर पाओगे। दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देखो अब देखो तभी तो ये दोनों एक्सप्रेशन ऐड होके सीवी बना रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स दोनों की क्या होती है आपकी सेम है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका भाई 29.214 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आपकी वैल्यू आ गई भाई सीपी की। अब देखो पॉइजन्स रेशो गामा किसके इक्वल होता है सीपी बाई सीवी। सीपी की वैल्यू कितनी है 29.214 डिवाइडेड बाई सीवी की वैल्यू कितनी है आपकी 20.9। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा दैट इज 1.4। अगर 1.4 है मतलब आपकी जो गैस है वो क्या होगी आपकी डायाटॉमिक। गैस क्या होगी आपकी डायाटॉमिक होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी दिक्कत है बेटा वो रिकॉर्डेड सेशन को ना 1-2 बार सुन लिया करो, दोबारा से उसको रिवाइज जरूर कर लिया करो, तो कई बार चीजें पहली बार में समझ नहीं आती, तो उनको 1-2 बार आप रिपीट जरूर कर लिया करो चीजों को, फिर आपको ध्यान में आ जाएंगी चीजें। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने जो भी आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, उनके आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, आप किसी भी गैस की एटॉमिसिटी कैसे बता सकते हो, पॉइजन्स रेशो क्या है, आज के सेशन में हमें इसको डिस्कस किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और ये जो पार्ट है बेटा ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, ये फिजिक्स में भी पूछ सकते हैं, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि सर आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बेटा, और फीडबैक ज़रूर करना। जो भी जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको कमेंट सेशन में ज़रूर लिखना, और इसी तरह से बेटा चैनल के साथ कनेक्ट ज़रूर रहना, और बच्चों के साथ बेटा ज़रूर शेयर करते चलना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें या लाइव सेशंस लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।